गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइलम मोलस्का के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फाइलम एनिलिडा के विषय में बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम मोलस्का के एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है कुछ खास इसमें। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं तो फिगर जो है ये मोलस्का के एक मेंबर्स अर्थात ऑक्टोपस का फिगर आपको इंटरफेस हो रहा है। आइए बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। ठीक, तो अगर हम ये देखें तो फाइलम मोलस्का जो होता है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है और इसके बाद दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन है? मोलस्का। अब मोलस्का का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं वो कौन है? वो उसको हम क्या कहते हैं? माल्कोलॉजी कहते हैं। माल्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोलस्कन्स। जिसमें मोलस्कन्स का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माल्कोलॉजी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर एक प्रकार का कवरिंग पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवरिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। तो कॉन्कोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम सेल कहते हैं, तो सेल का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसको हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं और मोलस्कन्स का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम माल्कोलॉजी कहते हैं। ठीक, आइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। सबसे पहला क्या है कि दीज आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये जो होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। इनका पूरा जो शरीर होता है बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। बॉडी में भी कवर्ड बाय अ सेल। इनका शरीर जो होता है वो एक सेल के द्वारा कवर्ड होता है। तो सेल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स में सेल पाया जाता है। किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया। अगर हम ऑक्टोपस की बात करें, सिफेलोपोड्स की बात करें तो सिफेलोपोड्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर सेल नहीं पाया जाता है, अर्थात जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो कवरिंग होती है जिसको हम सेल कहते हैं वो नहीं पाया जाता है सिफेलोपोड्स में। अर्थात अगर हम ऑक्टोपस की बात करें, लोलियो की बात करें तो इन सब के ऊपर नहीं पाई जाती है। ठीक, सेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो मैंने एक चीज़ बताया कि सेल में भी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। किसी किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया। नहीं किस में पाया जाता है? ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता है। पाया किस में जाता है? पाइला एंड सिपिया में। तो पाइला का जो सेल होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर से पाया जाता है, जबकि वहीं हम सिपिया की अगर बात करें तो सिपिया में इंटरनल सेल देखने को मिलता है। ठीक, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्कन्स। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं ये किसका है? ये आपके सामने जो इंटरफेस हो रहा है ये मोलस्का के मेंबर्स का फिगर है। ठीक, आइए अगर हम अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखें, हैबिट एंड हैबिटेट। मोलस्कन्स ऑक्यूपाई ऑल द पॉसिबल हैबिटेट्स एक्सेप्ट एरियल। जो मोलस्कन्स होते हैं ये लगभग सभी हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट एरियल, अर्थात ये हवा में नहीं पाए जाते हैं। हवा में केवल और केवल आर्थ्रोपोडा फाइलम का इंसेक्टा क्लास देखने को मिलता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, अर्थात वो एरियल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जबकि जो मोलस्कन्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्वाटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। तो एक्वाटिक फॉर्म में ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, अर्थात जली हैबिटेट में ये फ्रेश वाटर फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं और मेरीन वाटर में भी, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, और ये केवल और केवल एरियल नहीं होते, हवा में नहीं उड़ते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पाइला होता है वो एम्फीबियस मोलस्कन्स कहलाता है, अर्थात वो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। पाइला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलस्कन्स विच लिव इन द aquatic habitat as well as the terrestrial both। ठीक, तो उसको हम एम्फीबियस मोलस्कन्स कह सकते हैं। ठीक, अगला जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बॉडी फॉर्म। इनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है? द बॉडी हैज़ अ वैरायटी ऑफ शेप एंड यूजुअली अनसेगमेंटेड। इनका जो बॉडी होता है वो वेरिएबल शेप्स के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं और इनका जो बॉडी होता है यूजुअली अनसेगमेंटेड होता है। आप एक चीज़ रिमार्क कर लेंगे, कहीं लिख लीजिए कि केवल और केवल सेगमेंटेड बॉडी जो पाया जाता है इट इज़ द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिलिड्स। एनिलिडा का जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है, जो मेटामर्स में डिवाइड होता है, इसलिए उसको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कहते हैं।
हैं। तो एनीलिडा में ही केवल ऐसा होता है जो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और वो एनीलिडा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो किसी दूसरे फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम मोलस्कन्स की बात करें तो इनका बॉडी कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, अर्थात खंडों में डिवाइड नहीं होता। लेकिन एक अपवाद है यहाँ, अपवाद क्या है, अपवाद ये है नियोपिलाइना। तो नियोपिलाइना इज अ ओनली सेगमेंटेड मोलस्कस, अर्थात नियोपिलाइना ही एक ऐसा मेंबर्स है, एक ऐसा प्राणी है मोलस्का का जो सेगमेंटेड होता है। इनका बॉडी कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। नियोपिलाइना को और क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल। आप इसको रिमार्क करके लिख लीजिए कि नियोपिलाइना इज आल्सो नोन एज द लिविंग फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनीलिडा एज वेल एज द मोलस्का। नियोपिलाइना को हम एनीलिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं कनेक्टिंग लिंकेज क्या होता है, कनेक्टिंग लिंकेज माने वो होता है कि आई स्पीसीज विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। जब किसी दो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक किसी एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उसको हम कनेक्टिंग लिंकेज कहते हैं। जैसे नियोपिलाइना की बात करें तो नियोपिलाइना में एनीलिडा और मोलस्का दोनों के बीच के कड़ी पाए जाते, दोनों के बीच के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण वहाँ प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि नियोपिलाइना इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द एनीलिडा एज वेल एज द मोलस्का। इसमें दोनों के लक्षण देखने, कुछ लक्षण इसमें एनीलिडा के देखने को मिलेंगे, कुछ लक्षण इसमें मोलस्का के देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द एनीलिडा एज वेल एज द मोलस्का। और इसी को कहते हैं संयोजी कड़ी। जब दोनों के बीच का लक्षण पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं उस चीज़ का संयोजी कड़ी है ये, ठीक। आइए अगले, अगर हम ये देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये नियोपिलाइना का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो नियोपिलाइना का जो बॉडी होता है थोड़ा सा सेगमेंटेड दिखाई देता है, सेगमेंटेड देखने को मिलता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द मेटामेरिकली सेगमेंटेड, अर्थात ये मेटामेरिकली सेगमेंटेशन नहीं होता जिसमें इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल दोनों रूप से खंडित हो। केवल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन जो देखने को मिलता है वो केवल और केवल एनीलिडा में देखने को मिलता है, जो उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आइए अगले यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम करें, बॉडी सिमेट्री कैसा होता है, इनकी बॉडी सममित कैसी होती है। तो ये कैसा होता है, द सिमेट्री इज जनरली बायलैटरल इन मोलस्कस। मोलस्कस में जो बॉडी सिमेट्री होती है जनरली कैसा होता है, बायलैटरल होता है। बायलैटरल मतलब क्या होता है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स अलोंग एक्सिस, अर्थात किसी एक एक्सिस से उसके बॉडी को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए और दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो मोलस्कस में जनरली जो होता है बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। लेकिन अपवाद स्वरूप मैंने बताया कि विज्ञान अपवादों का ही घर है, तो ये अपवाद इसमें क्या है, सम और सेकेंडरली एसिमेट्रिकल, दैट इज द स्नेल्स। जो स्नेल्स होता है वो क्या होता है, उसमें समित लॉस होता है, अर्थात समित नहीं पाया जाता, अर्थात वो सिमेट्री के रूप में एसिमेट्रिकल बॉडी शो करते हैं, अर्थात उसमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टॉर्सन दैट इज द ट्विस्टिंग ड्यूरिंग द ग्रोथ, अर्थात ग्रोथ के समय इनके बॉडी के ऊपर, अर्थात जो इनका इंटरनल बॉडी होता है, इंटरनल बॉडी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या ट्विस्टिंग हो जाता है, रोटेशन हो जाता है, उसको हम टॉर्सन कहते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए मोलस्का के ऊपर इस प्रकार से ऐसे 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 टॉर्सन देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार का जो टॉर्सन हो जाता है, जो रोटेशन हो जाता है, इसकी वजह से इनके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वे मुड़ जाते हैं, अर्थात वे रोटेट कर जाते हैं, और जिसमें क्या होता है, माउथ एंड एनस कम्स अलोंग साइड टू साइड, अर्थात इनके जो माउथ और एनस है वो दोनों एक आसपास में आ जाते हैं, साइड टू साइड आ जाते हैं, जहाँ से मुंह खुलता है वहीं एनस आके मिल जाता है, गोला के रूप में, एक टॉर्सन के रूप में हो जाता है। और टॉर्सन के रूप में हो जाने की वजह से इनमें सिमेट्री जो होती है बायलैटरल नहीं बन पाती है, अर्थात ये कैसी सिमेट्री शो करेगी, एसिमेट्रिकल बॉडी को शो करेगी, ठीक। तो टॉर्सन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। टॉर्सन जो पाया जाता है वो मोलस्कस में पाया जाता है। टॉर्सन क्या होता है, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द रोटेशन दैट इज द ट्विस्टिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इनके इंटरनल ऑर्गन का जो ट्विस्टिंग हो जाता है, जो रोटेशन हो जाता है ग्रोथ के समय, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। और ये टॉर्सन जो पाया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोपोड्स में पाया जाता है। मोलस्का का किस में पाया जाता है, मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जिसको हम गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं, गैस्ट्रोपोड्स में देखने को मिलता है, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि टॉर्सन इज ओनली फाउंड इन द गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन देखने को मिलता है, और इसी टॉर्सन की वजह से गैस्ट्रोपोड में एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री देखने को मिलती है, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, ठीक। और जितने हैं उनका जो बॉडी सिमेट्री होता है वो कैसा होता है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है।
अगला अगर हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है, द मोलस्कन्स हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मोलस्कन्स होते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें, रिमाइंड करें एक बार फिर से, तो हम लोग अगर बात पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं तो पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके आगे अगर हम सिलेंट्रेट्स में देखें तो सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और फिर अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से क्या होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज के आगे अगर हम एनीलिड से बात करें तो एनीलिड से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑनवर्ड देखने को मिलता है। अर्थात एनीलिड के ऊपर आप जितने भी आएंगे सब कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि टोटल फिजियोलॉजी एक ऑर्गन सिस्टम के आधार पर एक सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता है। इसलिए एनीलिड्स के ऑनवर्ड जितने भी फाइलम पाए जाएंगे उनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जबकि प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ में देखने को मिल रहा था। ठीक, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि पोरीफेरा में क्या होता है, प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और एनीलिड से ऑनवर्ड अगर हम देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। अगर अगली कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें बॉडी पार्ट, तो इनके बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं, तो द बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। इनका जो शरीर होता है 3 मुख्य भागों में डिवाइड होता है। पहला क्या है, एंटीरियर हेड विथ सेंस ऑर्गन। सबसे आगे का भाग जो होता है, जो एंटीरियर रीजन पे पाया जाता है उसको हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और इस पर सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो इनका जो हेड आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हेड पार्ट होता है हेड पर ही सेंस ऑर्गन्स लगे हैं। जैसे हम लोगों का जो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हम लोगों के हेड में क्या पाता है, आई पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, नोज पाया जाता है, ईयर पाया जाता है। जितने भी सेंस ऑर्गन्स लगभग हैं वो हमारे हेड रीजन पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से मोलस्कन्स में भी जो हेड रीजन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑर्गन्स, तो इनमें सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो इंटीरियर भाग को कौन बनाता है, हेड बनाता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉर्सल विसरल मॉस विच इज कॉमनली नोन एज द हम्प। जो डॉर्सल पार्ट में देखने को मिलता है, डॉर्सल रीजन पे देखने को मिलता है, वो विसरल मॉस होता है जिसको हम हम्प कहते हैं, कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम। और इसी के अंदर लगभग सभी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जिनका हम्प होता है जिसको हम वेंट्रल मॉस कहते हैं, विसरल मॉस कहते हैं, उसी विसरल मॉस के अंदर ही इनके सभी इंटरनल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनके बॉडी पार्ट का क्या है, विसरल मॉस विच इज कॉमनली नोन एज द हम्प। तीसरा क्या है, वेंट्रल फुट फॉर लोकोमोशन। जो वेंट्रल साइड में पाया जाता है बच्चों, वेंट्रल साइड में क्या होता है, फुट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। ये फुट क्या होता है, हाईली मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। इनका जो फुट होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्लैंडुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनमें बहुत सारा हाईली मस्कुलराइजेशन देखने को मिलता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिगिंग, क्रॉलिंग एज वेल एज द स्विमिंग। इनका जो फुट होता है, जो पैर होता है, ये क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिगिंग, क्रॉलिंग एज वेल एज द स्विमिंग। तैरने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, डिगिंग करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका जो फुट होता है वो वेंट्रल साइड पर पाया जाता है और ये क्या होता है, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इनके अंदर, इनके बॉडी पार्ट के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, मेंटल पाया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सॉरी, ये मेंटल पाया जाता है। ठीक, ये देखिए, ये मेंटल। तो ये जो मेंटल पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम मोलस्का का। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो मेंटल क्या होता है, मेंटल जिसको हम पैलियम भी कहते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ द स्पॉन्जी स्किन दैट इज़ द ओवर ग्रोथ ऑफ द स्किन। ये एक स्किन का प्रोलॉन्ग्ड ओवर ग्रोथ होता है, स्किन का ही एक स्पॉन्जी फोल्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं या पैलियम कहते हैं। और यही मेंटल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशंस ऑफ द सेल। जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई उनके बाहर, उनके शरीर के ऊपर की प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है जिसको हम सेल कहते हैं। सेल इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल, और ये मेंटल के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है, मेंटल के द्वारा ही बनता है। ठीक, तो इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्कस। ये मोलस्का का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, मेंटल का पाया जाना। तो मेंटल क्या होता है, ये स्किन का एक स्पॉन्जी फोल्ड होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं। और ये मेंटल या पैलियम सेल, जो सेल SHELL सेल का सिक्रेशन करता है। ठीक, तो आइए अब हम बात करें मेंटल के विषय में ही। मेंटल या पैलियम होता क्या है, अ थिन फ्लैशिक फोल्ड ऑफ और आउट ग्रोथ ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल
मोर आर लेस कवर द बॉडी। ये क्या होता है, एक पतला प्लेसिफोल्ड आउटग्रोथ ऑफ द स्किन, ये स्किन का ही एक आउटग्रोथ होता है, ठीक। और ये क्या करता है, मोर या लेस कवर्स द बॉडी, जो शरीर को मैक्सिमम कवर करता है, ठीक। अर्थात मेंटल ही क्या करता है, बॉडी को कवर करता है। जैसा कि आप ये फिगर देखिए, इस फिगर के माध्यम से जानने की कोशिश करिए। ये जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम्प कहते हैं हम लोग, विसरल मॉस कहते हैं। और ये जिससे ढका होता है, जैसा ये आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, इसको हम मेंटल कहेंगे, ठीक। ये क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा गया है मेंटल। ये पूरा क्या है, अगर ये टॉर्सन देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, जो फोल्डिंग हो जा रहा है, इस फोल्डिंग को ही हम मेंटल कहते हैं। और इस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे, विसरल हम्प या विसरल मॉस कहते हैं, ठीक। फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये माउथ है। जैसा कि मैंने कहा कि टॉर्सन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, माउथ और एनस दोनों क्या होते हैं, एक एक्सिस में आ जाती है। एनस है यहाँ, इस प्रकार से ये घूम के ऐसे आया है और इधर हो गया, तो माउथ और एनस की ओपनिंग लगभग सेम साइड में देखने को मिलती है, ठीक। इधर आप देखिए रेडुला है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। रेडुला इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो इसके बक्कल कैविटी में पाया जाता है। ये फाइलिंग कलर या रेस्पिंग ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है, अभी हम आगे बात करेंगे। ये इनका नर्व कार्ड है, ये इसका क्रॉप है, ये विसरल मॉस जिसको हम हम्प कह रहे हैं, ठीक। और इसी विसरल मॉस या हम्प के अंदर ही टोटल इंटरनल ऑर्गन देखने को मिलते हैं। ये इनका हार्ट है। इधर आप देखिए फुट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, जो हाईली मस्कुलर होता है, हाईली ग्लैंडुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। ये इनका स्टमक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये इनका सेल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल होती है, विच इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल। ये गोनट्स हैं, ये इंटेस्टाइन है, ये सिलोम है ना। तो ये सब बॉडी ऑर्गन्स क्या है, ये जो शो कर रहा है, तो ये क्या है, ये मेंटल के अंतर्गत आए, ये मेंटल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो किसके द्वारा कवर्ड किए जाते हैं, मेंटल के द्वारा कवर्ड किए जाते हैं। दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज द मेंटल आर्पेलियम। और इस फोल्ड को, जो ये स्किन का एक स्पॉन्जी फोल्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इट इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड एज द मेंटल आर्पेलियम कैविटी। इसके अंदर का जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस आप जो देख रहे हैं, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा गया है विसरल मॉस। विसरल मॉस को ही हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। इसके बीच में जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इट इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड एज द मेंटल आर्पेलियम कैविटी। इसके बीच में जो जगह पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पैलियल कैविटी कहते हैं या फिर मेंटल कहते हैं। बिटवीन इटसेल्फ एंड द बॉडी, और अर्थात इनके बीच में, अर्थात इनके बॉडी के बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैलियल कैविटी कहते हैं या फिर मेंटल कहते हैं, ठीक। तो मेंटल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, उसको रिमार्क कर लीजिए। मेंटल, दैट इज द पैलियम, इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्का। मोलस्का का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेंटल का पाया जाना, रेडिया का पाया जाना, ये सब इसके क्या हैं, रेडुला का पाया जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आइए बात करते हैं इनके जर्म लेयर के विषय में। तो दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑनवर्ड आप जितने भी देखेंगे, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के रूप में जाने जाते हैं। मैंने प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, अर्थात इसमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो बॉडी डेवलप्स फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। इनमें टोटल बॉडी ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, वो 3 जर्म लेयर के द्वारा होता है। वो कौन है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक। तो ये भी जो मोलस्कन्स होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जिनमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए तीनों जर्म लेयर कौन कौन से हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज द एंडोडर्म, ठीक। आइए अगर हम इनके बॉडी वॉल की बात करें, तो एपिडर्मिस इज 1 लेयर्ड एंड यूजुअली सिलिएटेड। इनके बॉडी वॉल के रूप में सबसे पहले एपिडर्मिस पाया जाता है, और ये एपिडर्मिस इनका 1 लेयर्ड का होता है, और ये यूजुअली सिलिएटेड होता है। कैसा होता है, सिलिएटेड होता है, 1 लेयर्ड होता है। मसल्स और अनस्ट्रिप्ड एंड अकर्स इन बंडल्स। इनमें जो मांसपेशियाँ होती हैं अनस्ट्रिप्ड होती हैं और बंडल्स के रूप में पाई जाती हैं, ठीक। अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें, तो इनकी बॉडी कैविटी के रूप में क्या पाया जाता है, सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। इनमें जो सिलोम होता है वो बहुत अल्प विकसित होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैविटीज इन द पेरिकॉर्डियल, किडनी एंड गोनट्स। और ये क्या होता है, कैविटीज के रूप में पाई जाती हैं, कहाँ, पेरिकॉर्डियल, किडनी एंड एज वेल एज द गोनट्स। तो गोनट्स में, किडनी में, पेरिकॉर्डियल अर्थात जहाँ हार्ट होता है, ये सब किस रूप में देखने को मिलते हैं, कैविटीज के रूप में देखने को मिलते हैं। कैविटी इज ऑल्सो नोन एज द सिलोम, ठीक।
तो बहुत अल्प विकसित कैविटी होती है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कैविटी नहीं है, रिड्यूस फॉर्म में देखने को मिलती है। स्पेसिस अमंग्स द विसरास कंटेनिंग ब्लड एंड फॉर्म हीमोसिल। और ये क्या कर रहा है, जो विसरास जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरास मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्पेसेस पाई जाती हैं, जगह पाई जाती है और वहाँ ब्लड होता है। तो इनमें जो ब्लड होता है वो कहाँ होता है, अर्थात ब्लड जैसे हम लोगों में क्या होता है, आर्टरी एंड वेंस क्या होता है, हाईली इवॉल्व्ड हैं, तो इनमें क्या होता है, जगह जगह पर स्पेसेस पाई जाती हैं और उस स्पेसेस में ही ब्लड पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं, हीमोसिल कहते हैं। तो इनमें हीमोसिल देखने को मिलता है। हीमोसिल क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द स्पेस विच कलेक्ट, दैट इज द विच कंटेन द ब्लड, अर्थात स्पेस वो जगह जिसमें ब्लड पाई जाती है उसको हम हीमोसिल कहते हैं। तो इनमें हीमोसिल देखने को मिलता है, जिसमें अब ये हीमोसिल कहाँ होता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स या विसरास के बीच बीच में होते हैं। ठीक, आइए अगर हम सेल की बात करें, जो अभी हम बात कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो सेल होती है विच इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल, दैट इज द पैलियम। तो अब मेंटल यूजुअली सिक्रेटेड बाय द एक्सटर्नल स्लाइमी सेल। तो मेंटल क्या होता है, एक एक्सटर्नल स्लाइमी सेल सिक्रेट करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यही जो कवरिंग होता है, जो मैंने बताया कि जो पाइला के ऊपर जो एक्सटर्नल सेल के रूप में पाइला में पाया जाता है, वो कौन सिक्रेट करता है, मेंटल। तो मेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सेल। ठीक, तो सेल का फॉर्मेशन कौन कराता है, मेंटल। द सेल में बी इंटरनल और एक्सटर्नल कहा जा रहा है। सेल क्या होता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल। तो इंटरनल सेल जो पाया जाता है वो कटल फिश में पाया जाता है, जिसको हम सीपिया कहते हैं, जबकि एक्सटर्नल जो सेल होता है वो पाइला में देखने को मिलता है। देखिए पाइला को आप जब देखेंगे तो पाइला के ऊपर ही क्या पाया जाता है, एक प्रकार का खोल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हार्ड खोल होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेल कहते हैं। तो पाइला में ऊपर से सेल पाया जाता है, जबकि कटल फिश की अगर हम बात करें, सीपिया की बात करें, तो उसमें इंटरनल सेल देखने को मिलता है। और रिड्यूस्ड और इवन अब्सेंट ऑक्टोपस, जबकि ऑक्टोपस में ये क्या पाया जाता है, रिड्यूस फॉर्म में पाया जाएगा या तो फिर अब्सेंट रहेगा। तो ऑक्टोपस में सेल नहीं पाया जाता, इसलिए मैंने कहा कि सेल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पाया जाएगा तो इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रूप में पाइला में देखने को मिलता है, इंटरनल रूप में सीपिया या कटल फिश में देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप ये फिगर जो देख रहे हैं, ये किसका फिगर है, ये ऑक्टोपस का फिगर है। ऑक्टोपस बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है। अगर हम अमंग इनवर्टिब्रेट की बात करें तो अमंग इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है वो कौन होता है, ऑक्टोपस। कहा यह भी जाता है कि ऑक्टोपस को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। ठीक, फुटबॉल में आप एक ऑक्टोपस बॉल के रूप में जानते होंगे, तो ऑक्टोपस बॉल किससे रिलेटेड है, ये ऑक्टोपस से ही रिलेटेड है। ठीक, तो ऑक्टोपस बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी होता है अमंग इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है और इसको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इनवर्टिब्रेट अगर ये ऑक्टोपस क्या होता है, ये जब चलते रहते हैं तो ये इंक को छोड़ते रहते हैं और फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात अपने शिकारी को कंफ्यूज करने के लिए अगर इनके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो ये अपने शरीर से क्या करते हैं, इंक सिक्रीट करते हैं और इस इंक के वजह से क्या होता है, पूरा पानी धुंधला पड़ जाता है और ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं, शिकारी चकमा में आ जाता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इंक सिक्रीट करते हैं, इंक निकालते रहते हैं और इंक के माध्यम से अपना ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, इनको हम क्या कहते हैं, सिफाइलोपोड्स कहते हैं। सिफाइलोपोड्स का मतलब होता है कि इनके जो पैर होते हैं, फुट होते हैं, ये इनके मस्तिष्क पर पाए जाते हैं। ऑक्टोपस की जो 8 भुजाएं आप लोग जानते हैं, तो इनकी जो भुजाएं निकलती हैं ये इनके सर मस्तिष्क के ऊपर से निकलती हैं, इसलिए इसको हम सिफाइलोपोड्स कहते हैं। अर्थात जो फुट होते हैं वो उनके कहाँ से निकलते हैं, ब्रेन से, मतलब इनके हेड पार्ट से निकलते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्टोपस बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी होता है। ठीक, और ये ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्या करते हैं, इंक सिक्रीट करते हैं। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो ऑक्टोपस में सेल नहीं पाया जाता है। आइए अगर हम बात करें, अब आइए हम बात करते हैं फिजियोलॉजी से, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक, अर्थात इनमें पूर्ण रूप से विकसित डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। बक्कल कैविटी ऑफन कंटेन अ रेस्पिंग ऑर्गन्स दैट इज कॉमनली नोन एज द रेडुला विथ ट्रांसवर्स रॉ ऑफ टीथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इट इज़ फ्रेम्ड फॉर द नीट। तो बक्कल कैविटी के अंदर, इनके मुख गुहा के अंदर एक विशेष ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको हम रेडुला कहते हैं। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिंग, और इसको हम रेस्पिंग कहते हैं, अर्थात जो फाइलिंग करते हैं। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं तो नाखून काटने के
बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, रेस्पिंग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से रेडुला क्या होता है, एक प्रकार का आर्गन है जो इनके बक्कल कैविटी में पाया जाता है और ये रेस्पिंग करने का काम करता है, फाइलिंग करने का काम करता है विथ ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ। और इनके मतलब इसी में क्या होता है, ट्रांसवर्स रोज में टीथ लगे होते हैं और ये भोजन को उधेड़ उधेड़ कर खाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये इनके बक्कल कैविटी में पाए जाने वाला रेडुला है और इसमें दांत जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करते हैं, भोजन को उधेड़ उधेड़ कर खाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन्स, या फिर इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइलिंग करना। तो फाइलिंग करके ये क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। एनस ओपन्स इनटू द मेंटल, और एनस जो होता है बच्चों को कहाँ, मेंटल में ही खुलता है। तो आप अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मेंटल रीजन में ही क्या होता है, इनका जो एक्सक्रेटरी पोर्स होता है या एक्सक्रेशन होता है वो भी मेंटल में होता है, इनका जो एनस होता है वो भी मेंटल में खुलता है। ठीक, तो ये सब मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है इनका। ठीक, तो मेंटल क्या होगा, एनस ओपन्स इनटू द मेंटल, तो इनका जो एनस होता है वो कहाँ खुलता है, मेंटल पार्ट में खुलता है। ठीक, आइए बात करते हैं इनके गैस एक्सचेंज के विषय में, अर्थात इनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय, इनमें श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, सबसे पहले गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, गिल्स के द्वारा। गिल्स विच इज कॉमनली कॉल्ड एज द टिनिडिया, इनका जो गिल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिनिडिया कहते हैं, विच इज लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। और इनका जो गिल्स होता है या टिनिडिया होता है ये कहाँ पाया जाता है, मेंटल कैविटी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे विसरल हम्प के विषय में, तो जो इनका विसरल हम्प होता है उसी के अंदर ये सब पाए जाएंगे। तो गिल्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज, अर्थात गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा, जिसको हम टिनिडिया कहते हैं। दूसरा क्या होगा, बॉडी सरफेस, तीसरा मेंटल, और चौथा लंग दैट इज द पल्मोनरी सैक। ये चारों रिस्पॉन्सिबल हैं गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए, अर्थात गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। जैसा कि हम लोगों के अंदर फेफड़ा पाया जाता है, फेफड़ा के द्वारा हम क्या करते हैं, ड्राई एयर्स को अंदर की ओर इनहेल्ड कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनमें गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया 4 ऑर्गन्स के द्वारा होगा। अगर ये एक्वाटिक फॉर्म में रहेंगे, जल के अंदर रहते हैं, तो ये टिनिडिया के द्वारा अर्थात गिल्स के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करेंगे। बॉडी सर्फेस के द्वारा भी अपने अर्थात जनरल बॉडी सर्फेस के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं, मेंटल के द्वारा कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर ये स्थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो ये लंग पल्मोनरी सैक के द्वारा अर्थात लंग्स के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इनमें गैसेस एक्सचेंज 4 प्रकार से होता है, गिल्स या टिनिडिया के द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा, मेंटल्स के द्वारा, एज वेल एज द पल्मोनरी सैक या लंग्स के द्वारा इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अधिकांशतः ओपन टाइप का होता है। जैसा कि हम लोग एनिलिडा में पढ़े थे कि एनिलिडा में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। तो इनमें जो मोलस्कन्स होते हैं इसमें मोस्टली ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये हम सिफोलापोड्स की बात करें, सिफाइलोपोड्स सच एज द ऑक्टोपस दैट इज द डेविल फिश, सीपिया, लोलिगो जिसको हम सी स्क्विड्स कहते हैं, ये जियॉन्ट सी स्क्विड्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़े प्राणी होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़े प्राणी के रूप में लोलिगो पाए जाते हैं, जिसको हम सी स्क्विड कहते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये बड़ी बड़ी जहाज़ों को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश कहते हैं, सीपिया जिसको हम कटल फिश कहते हैं, लोलिगो, सी स्क्विड्स, ये सब जो सिफेलोपोड्स हैं इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसके सिवाय जितने भी प्राणी होंगे उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स डॉर्सल पल्सेटिंग हार्ट एंड फ्यू आर्टरीज दैट ओपन्स इनटू द साइनसेस। इनमें जो होता है एक पल्सेटिंग हार्ट देखने को मिलेगा, डार्सल साइड में इनमें पल्सेटिंग हार्ट उपस्थित होता है जिसमें कुछ आर्टरीज होते हैं और ये आर्टरीज साइनसेस में खुलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस प्रकार से हम लोगों में आर्टरी, कैपिलरीज, वेंस ये सब पाई जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनमें पल्सेटिंग हार्ट देखने को मिलता है डार्सल साइड में। और इस पल्सेटिंग हार्ट से लगे हुए कुछ आर्टरीज होते हैं विच ओपन्स इनटू द साइनसेस, जो साइनसेस में जाके खुलती हैं। Blood often has a copper containing blue respiratory pigment commonly called as the hemocyanin, very most important, which is framed from the neat। क्या इसमें जो होता है, इनमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे हम लोगों में ब्लड कलर कैसा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। ठीक उसी प्रकार से इनमें ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोसाइनिन एज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। इनमें कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू कलर का देखने को मिलता है। ठीक, तो सिफाइलोपोड्स ही केवल ऐसे होते हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, और इसके बाद जितने भी हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा।
आइए अगर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें कि इनमें एक्सक्रेशंस कैसे होता है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 1 or 2 पेयर्स ऑफ द सैक लाइक किडनी विच ओपन्स इनटू द मेंटल कैविटी। इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है एक या दो जोड़ी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम किडनी कहते हैं, और यह किडनी कहाँ जाके खुलता है, मेंटल कैविटी में। तो इनमें एक्सक्रेशंस की प्रक्रिया किडनी के रूप में होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है जिसको हम किडनी कहते हैं, और ये मेंटल कैविटी में जाकर खुलता है। ठीक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में अगर हम बात करें तो ऑर्गन्स ऑफ बोजाइनस एंड केबर्स ऑर्गन विच इज कॉमनली नोन एज द पेरिकार्डियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑर्गन ऑफ बेजोनस एंड केबर्स ऑर्गन्स ये जुड़े हुए हैं किससे, फाइलम मोलस्कन से। आप इसको लिख लेंगे कॉपी में, लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ बेजोनस एंड केबर्स ऑर्गन इज द टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोलस्कन्स, अर्थात ये रिलेटेड है मोलस्कन से जो एक्सक्रेशन कराने का काम करते हैं। एक्सक्रेटरी मैटर्स इज मेनली अमोनिया, दैट इज द अमोनोटेलिज्म, अर्थात एक्सक्रेटरी मटेरियल्स के रूप में इसमें अमोनिया पाया जाता है, NH3 पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में रहते हैं। तो जल में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 1000 ml वाटर की आवश्यकता होती है, और ये वही दे पाएगा जो हर समय पानी में डूबा रहता है। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये वो देने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं ये अमोनोटेलिक होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, जो अमोनिया को सिक्रेट करें। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम अमोनोटेलिज्म कहेंगे। ठीक, तो ऑर्गन ऑफ बेजोनस एज वेल एज द केबर्स ऑर्गन विच इज कॉमनली नोन एज द पेरिकार्डियल ग्लैंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रेशन इन द मोलस्कन्स। ठीक, आइए अगर हम बात करें अब इनके नर्वस सिस्टम की, तो द नर्वस सिस्टम टिपिकली कंप्राइजेस 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। इनमें जो नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया होती है, हम लोगों जैसा ब्रेन नहीं होता है, ज़्यादा मस्तिष्क, विशाल मस्तिष्क नहीं होता है, इनमें गैंग्लिया के रूप में पाया जाता है। तो इनमें 3 जोड़ी गैंग्लिया देखने को मिलता है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी गैंग्लिया। पहला जो है सेरेब्रल गैंग्लिया अबव द माउथ, इनके माउथ के ऊपर क्या होता है, सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाता है। दूसरा पेडल गैंग्लिया इन द फुट, पैर में जो गैंग्लिया होता है उसको हम पेडल गैंग्लिया कहते हैं। अगला जो है विसरल ऑर्गन्स के बीच में जो हम्प में पाया जाता है उसको हम विसरल गैंग्लिया कहते हैं इन द विसरल मास। जो विसरल मास या विसरल हम्प के में जो पाया जाता है गैंग्लिया उसको हम क्या कहते हैं, विसरल गैंग्लिया। तो 3 प्रकार की 3 पेयर्स गैंग्लिया देखने को मिलेगा, सेरेब्रल गैंग्लिया, पेडल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया कहाँ पाएगा, माउथ में पाया जाता है, पेडल गैंग्लिया फुट में, और जबकि विसरल गैंग्लिया किसमें, विसरल माउस में पाया जाता है। ठीक, गैंग्लिया और इंटरकनेक्टेड बाय द कमिस्योर एंड कनेक्टिव्स। जो गैंग्लिया होते हैं ये आपस में किसके द्वारा इंटरकनेक्ट होते हैं, कमिस्योर एंड कनेक्टिव्स के द्वारा। ठीक, कमिस्योर एंड कनेक्टिव्स द्वारा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऑक्टोपस इज द हाईली डेवलप्ड ब्रेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने अभी बात किया था कि ऑक्टोपस का जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, ज़्यादा इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मस्तिष्क होता है, मैंने बताया ना कि इनका जो मस्तिष्क होता है हाईली इवॉल्व्ड है, इसलिए ऑक्टोपस को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम अमंग इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो प्राणी है वो कौन है, ऑक्टोपस है। अगर अमंग इन्वर्टिब्रेट की बात करें सबसे विशाल, सबसे ज़्यादा जियांट कौन है, तो लोलिगो होता है। लोलिगो बहुत विशाल होता है, यहाँ तक कि वो जहाज़ को भी रोक सकता है, जिसको हम सी स्क्विड कहते हैं। ठीक, तो वो विशाल होता है। ये आप दोनों रिमार्क कर लेंगे कि ऑक्टोपस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है अमंग इन्वर्टिब्रेट, और लोलिगो सबसे बड़ा विशाल है, सबसे ज़्यादा जियांट है अमंग इन्वर्टिब्रेट, जिसको हम सी स्क्विड्स भी कहते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें कि कमिस्योर जॉइंट सिमिलर गैंग्लिया, अगर हम ये करें कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कमिस्योर एंड कनेक्टिव्स, कमिस्योर और कनेक्टिव्स में क्या अंतर है, तो कमिस्योर जॉइंट्स द सिमिलर गैंग्लिया, एक समान गैंग्लिया को जोड़ने के लिए कमिस्योर होता है, जबकि डिसिमिलर गैंग्लिया को जो जोड़ता है उसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं। तो कमिस्योर जॉइंट्स सिमिलर गैंग्लिया वाइल द कनेक्टिव्स लिंक डिसिमिलर गैंग्लिया। तो समान गैंग्लिया को कमिस्योर जोड़ता है, जबकि डिसिमिलर या अनलाइक जो गैंग्लिया होते हैं उनको कौन जोड़ता है, कनेक्टिव्स जोड़ता है। सेंस ऑर्गन्स के रूप में कौन कौन होते हैं, अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन्स कौन कौन पाए जाते हैं मोलस्कन्स में, तो आइस, आँख, स्टेटोसिस्ट फॉर इक्विलिब्रियम, अर्थात साम्य स्थापित करने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए इनमें स्टेटोसिस्ट देखने को मिलता है।
तीसरा ऑस्फ्रेडियम विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्फ्रेडियम फॉर टेस्टिंग द केमिकल एज वेल एज द फिजिकल नेचर ऑफ द वाटर, अर्थात वाटर टेस्टिंग के लिए केमो रिसेप्टर्स के लिए इनमें क्या पाया जाता है, ऑस्फ्रेडियम पाया जाता है। तो ऑस्फ्रेडियम इज अ टाइप ऑफ द ऑर्गन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ द वाटर, दैट इज द केमो रिसेप्टर्स के रूप में जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्फ्रेडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑस्फ्रेडियम का पाया जाना। तो आप इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ऑस्फ्रेडियम का पाया जाना, मेंटल का पाया जाना, रेडुला का पाया जाना, ये सब क्या है, ये कि इंपॉर्टेंट, मेंटल का पाया जाना, ये क्या कहते हैं हम, इट इज़ अ टाइप ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्कन्स, ये केवल और केवल मोलस्कन्स में देखने को मिलता है। तो ऑस्फ्रेडियम क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द केमो रिसेप्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ द वाटर, ये वाटर को टेस्ट करता है। ठीक, यहाँ आप देख लीजिए फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाए गए हैं। ठीक, आइए अगर हम बात इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड, इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड, अर्थात मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। गोनट्स हैव डक्ट्स, इनमें जो गोनट्स होते हैं, मेल गोनट्स और फीमेल गोनट्स, ये सब कैसे होते हैं, डक्टेड होते हैं, अर्थात इसमें डक्ट लगे होते हैं, नलिकाएं लगी होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, अगर हम लोग बात करें कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इवॉल्व होता है। अगर हम हायर ग्रेड में चलेंगे तो एनिलिडा के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो इनमें क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, अगला फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, इनमें निषेचन की प्रक्रिया या तो बाह्य हो सकता है या तो आंतरिक हो सकता है, अर्थात एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल दोनों देखने को मिलता है। ठीक, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लाइफ हिस्ट्री में भी डायरेक्ट और विथ अ लॉर्वल नेम्ड एज द ग्लोचिडियम और द वेलिगर लार्वा, अर्थात इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और मे नॉट बी डायरेक्ट, अर्थात ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो ये लार्वल फेज से गुजरेगा और उस लार्वल फेज का नाम होता है ग्लोचिडियम या वेलिगर, अर्थात इसमें ग्लोचिडियम और वेलिगर लार्वा देखने को मिलता है। तो यही कहा गया है कि लाइफ हिस्ट्री में भी डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट अगर होता है तो इनडायरेक्ट रूप में ये लार्वल फेज से गुजरेगा और इसमें ग्लोचिडियम या फिर वेलिगर लार्वा देखने को मिलता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, कौन से लार्वा पाए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मोलस्कन्स में कौन से लार्वा पाए जाते हैं, ग्लोचिडियम या वेलिगर लार्वा देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप ये फिगर जो देख रहे हैं ये ग्लोचिडियम लार्वा का फिगर है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं फाइनली इनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के विषय में जो केवल और केवल मोलस्कन्स में देखने को मिलते हैं। 3 बॉडी रीजन, दैट इज द हेड, विसरल मॉस एंड द फुट। इनके बॉडी रीजन में, अर्थात इनका जो बॉडी सेगमेंटेड होता है, इनका जो बॉडी डिवाइड होता है ये 3 मुख्य रीजन में डिवाइड होता है। इंटीरियर हेड रीजन, विसरल मॉस एंड द जो डॉर्सल फुट, अर्थात ठीक जो इनका फुट होता है ये कैसा होता है, हाईली मस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर होता है। ठीक, अर्थात हाईली मस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, ठीक, डिगिंग, क्रॉलिंग एज वेल एज द स्विमिंग। ठीक, तो इनमें इनका जो शरीर होता है 3 भागों में डिवाइड है, हेड में, विसरल मॉस जिसको हम विसरल हम्प कहते हैं, और फुट में। अ ग्लैंडुलर फोल्ड द मेंटल ओवर द बॉडी, इनके बॉडी के ऊपर एक ग्लैंडुलर फोल्ड पाया जाता है, एक एक्सेस आउटग्रोथ ऑफ द स्किन्स होता है, एक स्पॉन्जी आउटग्रोथ ऑफ द स्किन्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और ये मेंटल क्या करता है, लेस आर मोर कवर्ड द बॉडी, जो बॉडी को कवर करने का काम करता है। मेंटल कैविटी विथ एनल, एक्सक्रेटरी एंड जेनाइटल अपर्चर इन इट, मेंटल कैविटी के अंदर ही क्या क्या चीज़ें खुलती हैं, एनस खुलता है, एक्सक्रेटरी पोर खुलता है, एज वेल एज द जेनाइटल अपर्चर खुलता है। ठीक, तो एनस, एक्सक्रेटरी पोर एज वेल एज द जेनाइटल अपर्चर ये सब कहाँ खुलते हैं, मेंटल कैविटी में आकर खुलते हैं। कैल्केरियस सेल अराउंड द बॉडी ऑफ द मोस्ट इन द केसेस, अर्थात इनके बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक सेल पाई जाती है विच इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल, और लेकिन मोस्ट इन द केसेस किसी किस्म पाया जाता है, किसी किस्म नहीं पाया जाता। एक बार मैं फिर से रिमार्क करा दे रहा हूँ कि सेल में भी प्रेजेंट और मे नॉट भी प्रेजेंट, पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता। किस में नहीं पाया जाता है, ऑक्टोपस में, अर्थात जो सिफेलोपोड्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेंटल नहीं पाया जाता है। पाइला में एक्सटर्नल सेल नहीं पाया जाता है। जो ऑक्टोपस और सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें सेल नहीं पाया जाता है, और जितने पाए जाते हैं उनमें जो सेल पाया जाता है वो में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल सेल के रूप में पाइला में पाया जाता है, जबकि इंटरनल सेल के रूप में सीपिया में देखने को मिलता है।
रेस्पिंग ऑर्गन्स द रेडुला इज द बक्कल कैविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके बक्कल कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको हम रेडुला कहते हैं, और ये फाइलिंग करने का काम करता है। इसमें टीथ लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, इनमें दांत लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं, भोजन को उधेड़ उधेड़ कर खाने का काम करते हैं। ठीक, आइए अगर हम एग्जांपल्स के रूप में अब देखें कि इसमें कौन कौन मोलस्कन्स में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से प्राणी आते हैं, तो मसल्स, ठीक, मसल्स, ऑयस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑयस्टर क्या है, पिंक्टाटा वुल्गैरिस, जो इंडियन पियल्स ऑयस्टर कहा जाता है। हमारे यहाँ जो मोती फार्मेशन होता है तो इंडियन पियल्स ऑयस्टर्स के रूप में कौन होता है, पिंक्टाटा वुल्गैरिस। तो पिंक्टाटा वुल्गैरिस जिससे हम मोती बनाते हैं, ये भी किससे, मोलस्का से बिलोंग करता है। स्नेल्स, जो घोंघा हम कहते हैं, स्नेल्स, ठीक, तो स्नेल्स के रूप में क्या है, जिसको हम पाइला ग्लोबोसा कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइला ग्लोबोसा, विच इज ऑल्सो नोन एज द एप्पल स्नेल्स। ठीक, तो पाइला ग्लोबोसा ये स्नेल्स हैं। ठीक, इसमें हेलिक्स भी आता है, और इसमें सैप्रिया, जिसको हम कौड़ी कहते हैं, सैप्रिया भी आता है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये मोलस्कन्स से एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्लग्स, जो आप गार्डन में देखते होंगे तो गार्डन में चलते हुए स्लग्स दिखाई दिए, जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये स्लग्स है। ठीक, स्लग्स इसी में आते हैं। स्क्विड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जियांट स्क्विड्स के रूप में क्या कौन पाया जाता है, जैसे हम बात करें जो लोलिगो होता है, ये जियांट स्क्विड्स होता है, जो समुद्र में इतने विशाल ये होते हैं कि जहाज को भी रोकने की क्षमता रखते हैं, तो स्क्विड्स होता है। कटल फिश, जिसको हम क्या कहेंगे, सिपिया कहेंगे, तो कटल फिश के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ठीक, और अप्लाइसिया, जिसको हम सी हेयर कहते हैं, काइटॉन, ये सब जितने भी हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो इट इज़ ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। आज हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के फीचर के विषय में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्कन्स, मोलस्का के क्लासिफिकेशन को जानेंगे। फिर इसके बाद हम पाइला स्नेल्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ उनके पूरे फिजियोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।